नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका खबरदार में। तो सबसे पहले खबरों को आइए खबरदार के लेंस से हम देख लेते हैं। शुक्रवार शाम तालिबान ने पंजशीर पर कब्जे का ऐलान किया तो तालिबानी लड़ाकों को जश्न मनाने का एक मौका मिल गया और जश्न मनाने के तालिबानी लड़ाकों ने इतनी गोलियां चलाई कि 17 निर्दोष अफगान नागरिकों की जान चली गई। लेकिन बाद में पंजशीर पर तालिबान का झूठ पकड़ा गया, जिसके सबूत आज तक ने युद्ध क्षेत्र पंजशीर से ग्राउंड रिपोर्टिंग करके जमा किए, जो ये सिद्ध कर देंगे कि पंजशीर में तालिबान दूर तक नहीं है। तारीख पर तारीख। काबुल में 10 दिनों में कब्जा करने वाला तालिबान पिछले 18 दिनों से सरकार बनाने पर सिर्फ तारीख दे रहा है। इन 18 दिनों में तालिबान को समझ आ चुका कि आतंकवादी संगठन बनना आसान है, सरकार बनाना नहीं, क्योंकि राजनीति कोई आतंकवादियों का खेल नहीं। तालिबान को हर बात पर बंदूक चलानी तो आती है, लेकिन राजनीति के लिए दिमाग चलाना पड़ता है। लेकिन सरकार बनाने के लिए तालिबान का सबसे बड़ा सरदर्द तो वही हक्कानी नेटवर्क है, जो कल तक उसका सबसे बड़ा मददगार था। सरकार बनाने के लिए तालिबान में चल रही गुटबाजी को आज हम डिकोड करेंगे। आज हम आपको काबुल में तालिबानी लड़ाकों वर्सेस अफगानी लड़कियों का मुकाबला दिखाएंगे। काबुल समेत अफगानिस्तान के कई शहरों में अफगानी महिलाओं ने तालिबान के खिलाफ हल्ला बोल दिया, जिनकी शक्ति के आगे तालिबान को पसीने आ रहे हैं। तो तालिबान ने 10 दिन में काबुल पर कब्जा कर लिया, लेकिन उसके बाद वो 2 मोर्चों पर लगातार फैल रहा है। एक मोर्चा पंजशीर का, जहां तालिबान ने नॉर्दर्न अलायंस के लड़ाकों से युद्ध किया, लेकिन इन लड़ाकों ने तालिबान को पानी पिला दिया। और दूसरा मोर्चा है काबुल की सत्ता का, जहां तालिबान के कदम ही नहीं जम पा रहे। तालिबान में बरादर सरकार बनना तो तय हो गया, लेकिन सरकार है कि बनी नहीं रही। आज हम इन्हीं 2 मोर्चों पर संघर्ष करते रहे तालिबान की हार का विश्लेषण करेंगे। पहले आपको पंजशीर के मोर्चे पर लिए चलते हैं, जहां तालिबान ने कल अपनी जीत का झूठा प्रचार किया। तो पंजशीर अब भी तालिबान के पंजों से कोसों दूर है, जिसके सबूत आज तक की टीम ने युद्ध क्षेत्र पंजशीर की ग्राउंड रिपोर्टिंग के दौरान जुटाए हैं। काबुल की सड़कों से लेकर आसमान तक पूरी रात गोलियों की आवाजें गूंजती रही। तालिबान के लड़ाके पूरी रात पंजशीर पर तालिबान की फर्जी जीत का जश्न मनाते रहे। इन तालिबानी लड़ाकों की भी क्या गलती, इन्हें तो इनके आकाओं ने ही बेवकूफ बना दिया। और तालिबानी लड़ाकों ने पंजशीर पर फतेह की झूठी खबर पर हर्ष फायरिंग में कम से कम 17 लोगों की जान ले ली। लेकिन सच तो यह है कि पंजशीर पर कब्जे का तालिबानी दावा पूरी तरह बकवास है। पंजशीर में अपने 400 से ज्यादा लड़ाकों की मौत को कबूल करने के बजाय तालिबान फर्जी खबरें उड़ा रहा है। तालिबान का दावा है कि अफगानिस्तान की आखिरी प्रांत पंजशीर पर भी उसका कब्जा हो गया है। तालिबान ने यह भी दावा किया है कि अफगानिस्तान के पूर्व उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह पंजशीर छोड़कर भाग चुके हैं। तालिबान ने यह भी दावा किया कि नेशनल रेजिस्टेंट फ्रंट का कमांडर अहमद मसूद भी मुल्क छोड़ चुका है। लेकिन एक कहावत है, हाथ कंगन को आरसी किया, पढ़े लिखे को फारसी किया। तालिबान ने पंजशीर में जीत का कोई सबूत नहीं दिया, लेकिन अफगानिस्तान के पूर्व उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह ने खुद सामने आकर तालिबान के झूठ की पोल खोल दी। I am in the Panjshir Valley. The reports concerning my escape from Afghanistan are totally baseless. I am here. We have had several meetings regarding the situation. No doubt, the situation is difficult. We have been under invasion of the Taliban, their Al-Qaeda allies, terrorist groups from the region and beyond, as usual backed by the Pakistanis. We have held the ground. We have resisted. The resistance is not going to surrender. It's not going to bow to terrorism, and it's going to continue. There are difficulties. यानी पंजशीर अभी भी तालिबानी पंजों से आजाद है और उसे आजाद ही बनाए रखने के लिए सालेह और अहमद मसूद ने खुद मोर्चा संभाला हुआ है। तालिबान के झूठे दावे की हकीकत तो आज तक की टीम ने पंजशीर की ग्राउंड रिपोर्ट के दौरान ही बेहद नजदीक से देखी। India Today and Aaj Tak, the only channels on ground to report from battlefield Panjshir.
the Taliban launched an attack at 11 p.m. on Tuesday. You can hear the gunshot in the background. The office of style ongoing. Casualties expect both sides. یک تن از مقاومتگران جبهه مقاومت ولایت پنجشیر با مدت چند روز می شود که در ساحات ولایت پنجشیر पंजशीर में युद्ध शुरू हो गया है और तालिबान की हार हो रही है और हम अपने शरीर में खून की आखिरी बूंद तक लड़ेंगे। خون در رگ رگ ما جریان دارد. دفاع از वतन ما، از ناموس ما، از عزت ما میکنیم. पंजशीर को आज तक कोई नहीं जीत पाया, न सोवियत संघ, न अमेरिका और न अभी तक तालिबान। जाहिर है तालिबान की खींच बढ़ती जा रही है। रेसिस्टेंट फ्रंट ने दावा किया कि पंजशीर में हारते तालिबान ने अब वहां जरूरी सामान की सप्लाई रोक दी है, जिससे वहां के लोगों को परेशानी हो रही है। आज तक ने पंजशीर से अपनी ग्राउंड रिपोर्ट के दौरान कई स्थानीय लोगों से बात की थी, जिन्होंने तालिबानी ज्यादती की गवाही दी। तालिबान लोगों को उनके घरों से निकालकर युद्ध के मोर्चे पर ले जा रहा है। तालिबान को भारी नुकसान हुआ है, लेकिन इलाके की घेराबंदी कर दी गई है और सारे रास्ते बंद कर दिए गए हैं। तो अब ये बात क्लियर हो चुकी है कि पंजशीर अभी भी तालिबान की पकड़ से दूर है, जिसे कब्जा करने के लिए तालिबान दिमागी घोड़े दौड़ा रहा है, क्योंकि उसके हाथ लगे हथियार तो सिर्फ प्रदर्शनी के लायक ही हैं। पंजशीर अफगानिस्तान से अहमद नवीश कापिश के साथ आज तक ब्यूरो। और इस बीच एक और दावा ये हुआ कि तालिबान ने पंजशीर के गवर्नर के दफ्तर पर कब्जा कर लिया है। यह दावा खुद तालिबान की तरफ से किया गया। ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त आ रही है, हालांकि ऐसे किसी भी दावे की पुष्टि करना संभव नहीं, लेकिन आपके लिए ये अपडेट जानना जरूरी है और ये भी कि इस समय वहां कितना तेज युद्ध चल रहा है। पंजशीर पर तालिबान का बड़ा दावा है कि उसने गवर्नर हाउस पर कब्जा कर लिया है। एक कहावत है, जिसका काम उसी को साजे और करे तो डंडा बाजे। यह कहावत तालिबान पर एकदम फिट बैठती है, जिसका काम आतंकवादी संगठन चलाना है और वो तालिबान अब अफगानिस्तान में सरकार चलाएगा। लेकिन तालिबान के लिए बंदूक चलाना बच्चों का काम हो सकता है, लेकिन सरकार बनाने में उसके पसीने छूट रहे हैं। 15 अगस्त को काबुल पर कब्जे के बाद से तालिबान सरकार बनाने के दावे पर दावे कर रहा है, लेकिन सरकार बना नहीं पा रहा, और वो भी तब जब यह तय हो चुका है कि मुल्ला अब्दुल गनी बरादर ही तालिबान सरकार का मुखिया होगा और अफगानिस्तान का अगला प्रधानमंत्री भी। तो आखिर ऐसा क्या है कि जिस तालिबान ने 10 दिन के अंदर पूरे काबुल पर कब्जा कर लिया, वो 20 दिन बाद भी अपनी सरकार का शपथ ग्रहण समारोह नहीं कर पा रहा है। बंदूकें चलाने, लोगों को मारने, आतंकवादी हमले करने और खून खराबा मचाने में तालिबान को भले महारत हासिल हो, लेकिन ये सियासत है बॉस, हर किसी के बस की बात नहीं। तालिबान को ये बात अच्छी तरह समझ में आ रही होगी। असल में तालिबान को देखें तो कई धड़े मिलकर तालिबान को बनाते हैं और इसमें कंधारी तालिबान एक हिस्सा और पाकिस्तान की शह पाए हक्कानी नेटवर्क दूसरा धड़ा है, जिसमें सत्ता को, वर्चस्व को लेकर अब लड़ाई है। हालांकि दोनों ही खेमे एक साथ थे जब तक अमेरिका को पराजित करना था, जब तक अफगानिस्तान की सरकार और सेना को हराना था, लेकिन उसके बाद अब लड़ाई शुरू हो गई है कि आंतरिक सुरक्षा, रक्षा और जो जस्टिस विभाग है, जो रिलीजियस मामलों का विभाग है, वो किसके हाथ आएगा। और इसमें मुल्ला याकूब और सिराजुद्दीन हक्कानी के बीच वर्चस्व की लड़ाई छिड़ गई है, ऐसा सूत्रों का मानना है। अभी तक विशुद्ध आतंकवादी संगठन तालिबान अब विशुद्ध राजनीतिक संगठन बनने की राह पर चलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन तालिबान को अब समझ में आ रहा होगा कि राजनीति में कोई किसी का दोस्त नहीं होता। अब तक सरकार न बना पाने के पीछे तालिबान में गुटबाजी को सबसे बड़ी वजह बताया जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि हक्कानी नेटवर्क सरकार में सैन्य आयोग और रक्षा मंत्री का पद मांग रहा है, जबकि तालिबान संस्थापक मुल्ला उमर का बेटा मुल्ला याकूब खुद सैन्य आयोग का प्रमुख बनना चाहता है।
सैन्य आयोग का चीफ ही तालिबान के फील्ड कमांडरों के एक विशाल नेटवर्क की देखभाल करेगा। जाहिर है इतने महत्वपूर्ण और शक्तिशाली पद को हक्कानी नेटवर्क के हाथों में देने के लिए तालिबान तैयार नहीं है। खबर तो यह भी है कि शुक्रवार रात को काबुल एयरपोर्ट के पास ही तालिबान और हक्कानी गुटों में फायरिंग भी हुई थी। वैसे जब आतंकवादी सरकार बनाने चलेंगे तो गोलियां ही चलेंगी, फूल तो बरसेंगे नहीं। तालिबान के अंदर अनेकों ग्रुप हैं। तालिबानीज हैं, आईएसआई है, अलकायदा है, टर्की के लड़ाके हैं, पाकिस्तान के एलईटी है, तहरीके तालिबान पाकिस्तान है, जैश ए मोहम्मद है, हिजबुल मुजाहिदीन थे। ये सब लड़ाके एकजुट होकर फॉरेन फोर्सेस के खिलाफ, जिनको आउटसाइडर्स कहा जाता था, उनके खिलाफ तो एकजुट होकर कार्रवाई कर रहे थे। लेकिन उनके निकल जाने के बाद में इनमें दरारें पड़ गई हैं। सब बड़े बड़े ओहदे चाहते हैं, जिसकी वजह से वहां से सरकार भी नहीं उनसे बनाई जा रही। हक्कानी गुट तालिबानी सरकार में बराबर की हिस्सेदारी चाहता है। तालिबानी सरकार बनने में ये देरी की इकलौती वजह नहीं है। तालिबान के खिलाफ कबायली नेता और क्षेत्रीय सरदारों ने भी बगावत का बिगुल फूंक दिया है। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क पोस्ट के एक आर्टिकल में अफगानिस्तान में मौजूद इंटेलिजेंस के हवाले से दावा किया जा रहा है कि तालिबान ने काबुल फतह के लिए कबायली और क्षेत्रीय सरदारों से एक बड़ी राशि चंदे के रूप में जमा की थी। अब बदले में विभिन्न जातियां और कबीले सभी तालिबान सरकार में अपनी हिस्सेदारी चाहते हैं। गैर पश्तून तालिबान और कंधार गुट के बीच सत्ता को लेकर संघर्ष बढ़ता जा रहा है। तालिबान में अब अलग अलग गुट अपनी अलग अलग मीटिंग करने लगे हैं। जिस तालिबान के लिए लोगों को खामोश कर देना बंदूक का ट्रिगर दबा देने जितना आसान काम है, उस तालिबान के लिए सरकार बनाना बेहद मुश्किल काम हो गया है। काबुल में तालिबान को सत्ता संभाले लगभग 17-18 दिन हो गए। लगभग रोज सरकार बनाने की बात तो होती है, लेकिन सरकार की वो रूपरेखा सामने नहीं आ रही है। इसकी वजह क्या है? अगर भारत में इंटेलिजेंस सूत्रों की माने तो कहा यह जा रहा है कि तालिबान में भी आंतरिक कलह है, जो अब सत्ता को लेकर खुलकर सामने आ गई है। हालांकि हैबतुल्लाह अखुंज़ादा वो तालिबान के सुप्रीम कमांडर रहेंगे और मुल्ला अब्दुल गनी बरादर उनके नीचे राष्ट्रपति की भूमिका में रहेंगे, लेकिन उसके बाद विवाद शुरू होता है कि आखिर सत्ता की चाबी किसके हाथ होगी। तालिबानी सरकार में हो रही देरी की एक वजह यह भी है कि तालिबान को लगता है कि पंजशीर अभी भी उनके एक छत्र राज को चुनौती दे रहा है, जिसको कब्जाए बिना तालिबान सरकार बनाने से बच रहा है। लेकिन ये सब तालिबान की बहानेबाजी है। असल में उसे समझ में आ रहा है कि ये राजनीति है बॉस, कोई आतंकियों का खेल नहीं। गौरव सावंत के साथ आज तक ब्यूरो। जो किसी का सगा नहीं हुआ वो पाकिस्तान अफगानिस्तान में तालिबान का रहबर बना हुआ है। ये बात किसी से नहीं छिपी कि पाकिस्तान पूरी तरह तालिबान से मिला हुआ है और अब तो खुलेआम मिलने मिलाने का सिलसिला भी चल पड़ा। तालिबान सरकार बनने में आ रही अड़चनों के बीच आज पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के चीफ फैज हामिद काबुल में तालिबान के पहले पाकिस्तानी मेहमान बने। ISI चीफ का यह काबुल मिशन पंजशीर के मोर्चे से लेकर तालिबानी सत्ता के मोर्चे तक फैला हुआ है। ये कोई खुफिया जानकारी तो नहीं है कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के तालिबान से बहुत पुराने और प्रगाढ़ संबंध हैं। लेकिन अब वक्त है इस संबंध को खुलेआम कबूल करके रिश्तेदारी में बदलने का। शायद इसीलिए तालिबान ने ISI चीफ फैज हामिद को चाय पर बुलाया है। अब ISI चीफ सिर्फ चाय पीने तो काबुल गए नहीं हैं, वो गए हैं तो जरूर कोई बात है। तो बताया यह जा रहा है कि ISI चीफ तालिबान सरकार बनने में हो रही देरी की वजह को दूर करने के लिए काबुल पधारे हैं। पहला टास्क तो यह है कि उन्हें अपने दुलारे हक्कानी नेटवर्क को समझाना है कि वो तालिबान सरकार बनाने में रोड़ा ना अटकाए। दूसरा टास्क ये है कि ISI चीफ को पंजशीर में तालिबान के कब्जे के लिए रणनीति बनानी है और तालिबान को रास्ता सुझाना है। अफगानिस्तान पर तालिबानी कब्जे के बाद पाकिस्तान के किसी बड़े अधिकारी का ये पहला दौरा है, और वो भी ISI चीफ का, जिसको भारत भी उसी तरह देख रहा है जिस तरह अमेरिका या बाकी देश। They will obviously see, how different players get engaged in the situation in Afghanistan. Pakistan is a neighbor of Afghanistan. They have supported and nurtured the Taliban. There are various elements there that are
Pakistan support. वैसे जहां तक पाकिस्तान के रोल की बात है तो उसकी हैसियत तो थाली के बैगन की तरह है, जो पहले अफगानिस्तान में अमेरिका की तरफ लुढ़का हुआ था, अब तालिबान की तरफ लुढ़क गया है। तालिबान को लेकर पाकिस्तान को कोई कंफ्यूजन नहीं है, ये इमरान खान खुद साफ कर चुके हैं। जब आप ज़ेनी गुलाम बनते हैं तो ये याद रखें, असल गुलामी से ज्यादा बुरी ज़ेनी गुलामी है। ज़ेनी गुलामी की जंजीरें तोड़ना ज्यादा मुश्किल होता है। जो अभी अफगानिस्तान में गुलामी की जंजीरें तो तोड़ दी उन्होंने, लेकिन जो ज़ेनी गुलामी की जंजीरें वो नहीं टूटती। अमेरिका के खिलाफ तालिबान की जीत में पाकिस्तान ने किस कदर उसका साथ दिया ये किसी से छिपा नहीं है, और अब बरादर सरकार बनाने में भी पाकिस्तान ने खुद को तालिबान का बिग ब्रदर बना लिया है। लेकिन विश्व बिरादरी के सामने पाकिस्तान अभी भी इतना मासूम बन रहा है जैसे तालिबान को सपोर्ट करना उसकी बहुत बड़ी मजबूरी हो। There are daily crossings of about 20 to 25,000 people in normal times. It's a huge number. Can we block them? No, we can't. Can we regulate them? Yes, we should. Are there risks? Yes, there are. Bulk of their trade goes through Pakistan. Do we keep our borders open? Can we close them? And if we do close them, तालिबान की सरकार बनना एक दिन टल गया है, लेकिन अब ISI की एंट्री हो गई है तो 2-3 दिन में तालिबान की सरकार बन जाना तय ही समझिए। वैसे भी आतंकवादियों को डील करने में पाकिस्तान का कोई सानी नहीं है। आज तक ब्यूरो। पाकिस्तान अफगानिस्तान में बरादर सरकार बनाने की जुगाड़ में लगे तालिबान का बिग ब्रदर बना हुआ है। वैसे तो आतंकवादी शक्तियों के साथ खड़ा होने को पाकिस्तान अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझता है, लेकिन तालिबान के साथ खड़े होकर क्या पाकिस्तान सिर्फ कश्मीर के बारे में सोच रहा है या पाकिस्तान के दिमाग में कुछ और ही खिचड़ी पक रही है? भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से यह सवाल बेहद गंभीर है। स्वागत एक बार फिर से आपका खबरदार में। हिम्मत मर्दा मदद खुदा वाली कहावत आपने अवश्य सुनी होगी। अफगानिस्तान में इस कहावत को वहां की महिलाएं सच सिद्ध करने पर तुली हैं। खुदा की मदद मिलेगी या नहीं ये तो पता नहीं, पर वहां की महिलाओं ने खुद अपनी मदद करने का हौसला जरूर दिखाया। 2 दिन से काबुल की सड़कों पर ये महिलाएं डटी हुई हैं, जो अफगानिस्तान में पहले कभी नहीं हुआ। महिलाएं सड़कों पर उतरी हैं, अधिकारों की मांग कर रही हैं। ये महिलाएं चाहती हैं कि सरकार में महिलाओं को भी हिस्सेदारी मिले। तालिबान के आगे वहां की पुरुष सेना तो पीठ दिखाकर भाग निकली, लेकिन लेडी ब्रिगेड तालिबानियों को ललकार रही है। तालिबानी को ये सहन नहीं हो रहा, उसका दमन चक्र पहले से चल रहा है। अफगानिस्तान की इन मर्दानियों ने तालिबान को वो जौहर दिखाया जो भविष्य में एक बड़ा तूफान सिद्ध हो सकता है। महिलाओं को आसानी से प्रताड़ित करते रहे तालिबान को अब यह समझना होगा कि ये 20 साल पहले वाला अफगानिस्तान नहीं, जब शरीयत के नाम पर उसके जुल्म और सितम सर झुकाकर महिलाएं सह लेती थीं। अब ऐसा पहली बार हुआ जब महिलाएं सड़कों पर उतरी हैं। महिलाओं ने न सिर्फ अपने अधिकारियों की मांग की है, बल्कि महिलाओं ने तालिबानियों को साफ ये संदेश दे दिया है कि हम सरकार में अपनी हिस्सेदारी चाहते हैं। महिलाओं ने ये कहा है कि हमें आप अपनी हिस्सेदारी दीजिए। तो महिलाओं का यह प्रदर्शन न सिर्फ एक प्रदर्शन है, बल्कि तालिबानियों के लिए एक आने वाले खतरे का एहसास भी। संख्या भले ही छोटी हो, लेकिन इस विरोध में बला का बल है। तालिबान की आंखों में आंखें डालकर इन महिलाओं ने आवाज बुलंद करने की हिम्मत की है। 2 दिनों से काबुल की सड़कों पर महिला शक्ति गरज रही है, डंके की चोट पर अपना हक मांग रही है। हमने कुछ महिलाओं के साथ एक ग्रुप बनाया और हम सरकारी दफ्तरों के पास जाकर प्रोटेस्ट करना चाहते थे, लेकिन उससे पहले ही तालिबान ने महिलाओं को मारना शुरू कर दिया। उन्होंने टीयर गैस का भी इस्तेमाल किया। इसके अलावा उन्होंने बंदूक की मैगजीन से भी महिलाओं को मारा। कुछ महिलाएं घायल भी हुई। इन महिलाओं में तालिबान का रत्ती भर खौफ नहीं, बगल में हथियार लहराते लड़ाके हैं, लेकिन इन्हें भय नहीं, न तालिबान का न उनके थोपे शरीयत का।
उन्होंने पाबंदी का बुर्का उतार फेंका, प्रतिरोध का लिबास ओढ़ लिया और अधिकार की ललकार लगाने लगी। नतीजा आप खुद देखिए। जिस तालिबान के डर से मुल्क के राष्ट्रपति रातों रात रफू चक्कर हो गए, जिस तालिबान के भय से अफगानी सेना बिना लड़े सरेंडर कर गई, उसी तालिबान को नारी शक्ति की चुनौती मिल रही है। ये हुंकार तालिबान को नागवार लगा। दहशतगर्दों ने एक महिला का सिर फोड़कर दिखा दिया कि वाकई वो दिल से कितने कमजोर हैं और महिला सुरक्षा का उनका वादा कितना खोखला है। Women will be afforded all their rights, whether it is in work or other activities, because women are a key part of society, and we are guaranteeing all their rights within the limits of Islam. नीति बघारना और नियत से उस पर अमल करना दोनों अलग चीजें होती हैं। तालिबान की बोली पर मत जाइए। काबुल की दीवारों पर उसकी दकियानूसी सोच के सबूत लगातार दर्ज हो रहे हैं। तालिबान को फैशनेबल ड्रेसेस में महिलाओं के पोस्टर से भी पसीने छूटते हैं। विज्ञापनों में दिख रहे महिलाओं के चेहरों से उसे घबराहट होती है। इन पोस्टरों पर कालिख पोत कर तालिबान खुद दिखा रहा है कि उसकी सोच कितनी काली है। तालिबान की कथनी और करनी में कितना फर्क है, ये आप फौजिया कूफी से सुनिए, जो अफगानी संसद की डिप्टी स्पीकर रह चुकी हैं। Burqa is not Islamic. It's not just a hijab, it's more than a hijab. Or for instance, in many places they keep saying that girls cannot go to, or any woman cannot go out without a male companion. I think they have to, their leadership really has to do an important homework in making sure, first of all, that whatever generic statements and press releases they have and policy papers, their foot soldiers from top to the ground respect that. अफगानिस्तान से आ रही खबरें बेहद डरावनी हैं। महज 3 हफ्ते में तालिबान राज में अफगानिस्तान का चरित्र बदलता दिख रहा है। पुरुष दाढ़ी बढ़ाने लगे हैं। महिलाओं ने चमकीले रंगों की जगह काले रंग का स्कार्फ पहनना शुरू कर दिया है। बुर्कों की बिक्री बढ़ गई है। लिबास लंबा हो गया है, क्योंकि अफगानिस्तान का निजाम तंग सोच वाले तालिबानियों के हाथों में आ चुका है। तालिबान के आने के बाद लोगों में डर का माहौल था। खास तौर पर महिला टीचर ये सोचती थी कि तालिबान महिलाओं को काम करने की इजाजत देगा या नहीं। ये डर अब भी बना हुआ है। हालांकि उन्होंने 6ठी क्लास तक लड़कियों को पढ़ने और टीचर्स को पढ़ाने के लिए इजाजत दी है। लिहाजा हम खुश हैं, अभी हालात भी ठीक लग रहे हैं, लेकिन देखना होगा कि भविष्य में क्या होता है। ये सिर्फ लीना की मुश्किल नहीं, तालिबानी कट्टरता की पहली कुल्हाड़ी महिलाओं के हक पर चली, क्योंकि कट्टरपंथी ताकतों के लिए महिलाएं सबसे आसान शिकार होती हैं। आज तक ब्यूरो। अफगानिस्तान में महिलाओं के लिए बुर्खे वाले जमाने की वापसी बेहद चिंता बढ़ाने वाली है। अफगानिस्तान में शुरू से ही महिलाओं की स्थिति बिल्कुल ऐसी नहीं थी। अफगानिस्तान का कानून और संविधान महिलाओं को बराबरी का अधिकार और मौका दिया करता था। अफगानिस्तान में महिलाओं की आबादी 48.3% के करीब इस समय है। संविधान के आर्टिकल 83 के तहत संसद में महिलाओं को 27% आरक्षण मिला है। संसद की 249 सीटों में 68 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। 34 प्रोविंस हैं, जिनमें से हर प्रोविंस से 2 महिला सांसदों का चुनाव अनिवार्य है। प्रांतीय, जिला और ग्रामीण काउंसिल में भी महिलाओं के लिए 25% सीटें आरक्षित हैं। इतने सारे संवैधानिक अधिकारों के बावजूद अफगानिस्तान की महिलाएं शिक्षा में पिछड़ी रहीं। सिर्फ 30% महिलाएं ही अफगानिस्तान में शिक्षित हो पाईं। अब तालिबान के राज में इन महिलाओं के लिए सही मायने में शिक्षित हो पाना और भी मुश्किल हो गया है। तो खबरदार में अब हम आपको उन महिलाओं की आपबीती बताएंगे जो किसी तरह तालिबान के पंजे से निकल पाने में सफल रही। इन महिलाओं की व्यथा कथा आपको विचलित कर देगी, रोंगटे खड़े कर देगी आपके, और तालिबान की बर्बरता देखकर आप कांप जाएंगे। अपने काम से घर की तरफ और उन्होंने मेरा रास्ता रोक लिया, जबकि 3 तालिबान थे और मुझ पर अटैक किया। और पहले तो पीछे से पूरे मुझे ब्लूट लगे, और जब सर पे ब्लूट लगने के बाद मैं बेहोश हो गई थी।
फिर मुझे कुछ पता नहीं चला और उन्होंने चाकू से मेरे आंखें भी निकाल दिए थे और बहुत तकरीबन 8 से 10 चाकू लगे मुझे और 8 से 10 ब्लूट लगे मुझे। खातिरा हाशमी की अब आंखें नहीं रही क्योंकि एक महिला की आजादी, उसके अधिकार तालिबान की तंग आंखों को बर्दाश्त नहीं हुआ। एक महिला का पुलिस की नौकरी करना तालिबान को कबूल नहीं हुआ। एक लेडी अफसर का भविष्य तालिबान ने यूं अंत कर दिया। जबकि डॉक्टरों का कहना यही था कि अब शायद ये पागल हो जाएगी, अब पहले कैसे कुछ याद भी नहीं रहेगा। और मैं 2 माह की प्रेग्नेंट भी थी और उसके बाद जब डॉक्टरों ने मेरा टेस्ट करवाया तो उन्होंने बोला कि इसका बेबी भी बिल्कुल यानी बच्चा भी ठीक है। और उन्होंने जब मुझसे पूछा पहले के बारे में कि आपके साथ क्या हुआ, क्या हादसा हुआ, जब मैंने उनको बोला तो उन्होंने बोला कि चलो ठीक है, अब ये पागल तो नहीं हुई, ठीक है। पर देख मैं नहीं पाई। उसके बाद जब उन्होंने मेरे आंखों से पट्टी खोल दी फिर मैं कुछ देख नहीं पाई। उसी दिन से आज तक फिर मेरी ज़िंदगी में पूरा अंधेरा भर चुका। भविष्य का सपना देखने वाली आंखें तालिबान को मंजूर नहीं, उम्मीदें दिखाने वाली आंखों को तालिबान निकाल देता है। अपने कदमों पर खड़े होने वाली टांगों को वो तोड़ देता है और जिस दिल और दिमाग में हक अधिकार की आवाज बुलंद हो उसे वो बुलेट से छलनी कर देता है, जैसा कि खातिरा हाशमी के साथ हुआ। और हमारे बच्चे वहीं पर है जिनके लिए मैं बहुत चिंता में हूँ और मुझे बहुत डर होता है, डर लगता है मुझे कि अगर मेरी वजह से मेरे बच्चों के साथ कुछ हो गया तो वहाँ पर तो उन्हें कोई पूछने वाले भी कोई नहीं है, क्योंकि सब लोग जहाँ पर तालिबान आते हैं, जिस घर में आते हैं तो कोई उनसे पूछता भी नहीं है कि आपने किसी के साथ क्या किया। जी। डर के मारे वो देखेंगे पर कुछ नहीं बोलेंगे। खातिरा की जिंदगी खत्म करने की स्क्रिप्ट जिन हाथों में लिखी गई उसमें एक हाथ खातिरा के पिता का भी था। तालिबानी पिता ने पूरा प्लान बनाया, आतंकियों को खातिरा तक पहुंचाया। लेकिन महिला अधिकारों पर तालिबानी आघात का ये पहला मामला नहीं है। तालिबान का आजाद ख्याली नाम से ही खून सूखने लगता है। टोलो न्यूज के इस एंकर का तालिबान से हुआ एनकाउंटर कभी नहीं भूलना चाहिए। When he came at the first, I just sit like this. I just have my scarf like this, like because they don't want like this, no. I do like this. Then I see for my all of body what's there is nothing is bad. Like I just always wear the very long clothes. Always. अफगानिस्तान के अलग अलग बॉर्डर पर हजारों महिलाएं उसी आजादी का इंतजार कर रही हैं जो तालिबान की निगाहों से उसे बचा सके। दिल्ली से सईद अंसारी के साथ आज तक ब्यूरो। यूपी की राजनीति का नया एपिसेंटर कल से मुजफ्फरनगर बनने जा रहा है। कल मुजफ्फरनगर में किसानों की महापंचायत हो रही है, जिसके लिए राकेश टिकैत ने अपनी पूरी शक्ति झोंक दी है। बहाना तो किसान पंचायत का है, लेकिन निशाने पर योगी सरकार और बीजेपी है। में फसलों के रेट दुगने हो जाएंगे, उसकी चर्चा करेंगे। देश के प्रधानमंत्री ने घोषणा करी है कि 2022 में आमदनी दुगनी हो जाएगी। यही तो मिशन यूपी है। राकेश टिकैत के इस मिशन यूपी को यूपी में बड़े गौर से देखा जा रहा है। अब तक टिकैत की टुकड़ी बॉर्डर पर ही अड़ी थी, लेकिन अब मामला थोड़ा पेचीदा हो गया है। अब की बार उस पश्चिमी यूपी से वार हो रहा है जहां से बीजेपी ने अब तक भरपूर प्यार पाया। उसी प्यार को लेकर तकरार है, क्योंकि टिकैत का लंबा चौड़ा प्लान है। यूपी में शायद 17-18 प्रस्तावित पहली मीटिंग है, 18 मीटिंग यूपी के अंदर करेंगे, फिर अलग अलग देश के अलग अलग इश्यू में करेंगे। 18 मीटिंग मतलब 17-18 जो मंडल वाइज है, डिस्ट्रिक्ट जो मंडल है उन पे करेंगे। एक मंडल पे एक मीटिंग। कब से? 5 तारीख के बाद से शुरू हो जाएगी।
मुजफ्फरनगर की ये डगर आगे भी जारी रहेगी और शायद उस दहलीज तक जाएगी जहां यूपी के चुनाव का इंतजार हो रहा है। कल इसी मुजफ्फरनगर में किसानों की महापंचायत रखी गई है। ये टिकैत का अपना इलाका है, इसलिए बहाने की गुंजाइश नहीं बची है। यहाँ जुटने वाली भीड़ से ही 9 महीने के किसान आंदोलन का निचोड़ निकाला जाएगा। हिसाब किताब किया जाएगा कि आखिर टिकैत कितने पानी में खड़े हैं। जो GIC मैदान है, यहाँ पर कल किसान की महापंचायत होने वाली है और जो अब नज़ारे देख रहे हैं ये दर्शा रहे हैं किस बड़े लेवल पर ये महापंचायत होने वाली है। टेंट जो है वो दूर तक आपको दिखेगा। यहाँ पर लगभग 60 से 70 हजार किसान आ सकते हैं, पर यहाँ पर लाखों में किसान जो हैं वो आने वाले हैं। पूरा 10 महीने हो गए हैं उनको रद्द करवाने के लिए पूरे हिंदुस्तान की सभी राज्यों में इनको रद्द करवाने के लिए आंदोलन चल रहा है। सबसे बड़ा सवाल है, देश के 500 से ज्यादा किसान संगठन पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास से मुजफ्फरनगर की धरती से एक साथ आवाज में बोलेंगे। ये संयुक्त मोर्चे का बड़ा कार्यक्रम है। ये मोदी सरकार जो है ये झूठ बोलती है, झूठ पे झूठ बोलकर ये किसानों को गुमराह करती है। छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए आज तक।